नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। दिल्ली से खबर है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और उत्तराखंड में हवाई सेवाओं की मजबूती पर चर्चा की गई है। गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए जल्द शुरू हो गई हवाई सेवा। उड़ान योजना के टेंडर में शामिल की जाएगी गौचर और चिन्याली सौड़ की ये हवाई सेवा। पिथौरागढ़ से फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के लिए एयरलाइन को कार्यादेश जारी हुआ है। पीयूष हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। पीयूष, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की, क्या कुछ हुआ इस मुलाकात में? देखिए, अगर हम बात करें तो पिछले 2 से 3 दिनों से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। इसी बीच आज उन्होंने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और एक आश्वासन मिला है कि गौचर और जो चिन्याली सौड़ के बीच जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी और उड़ान योजना के अगले टेंडर में भी शामिल की जाएगी गौचर और जो चिन्याली सौड़ की हवाई सेवा है। तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया कि ये जो हवाई सेवा है छोटे एयरक्राफ्ट सेवाओं की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए। इस पर जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा कि जल्द ही गौचर और चिन्याली सौड़ के लिए हवाई सेवा जल्दी शुरू की जाएगी और निश्चित तौर पे एक राहत भरी खबर उत्तराखंड वालों के लिए, उत्तराखंड वासियों के लिए है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के विकास के लिए कई योजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसी कड़ी में कहीं न कहीं जो जल्द ही हवाई सेवा शुरू करने की बात आज हुई है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से। और मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में एयर कनेक्टिविटी को मजबूती प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं केंद्र सरकार का और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी आज आभार व्यक्त किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में पवन हंस निर्बाध और समयबद्ध तरीके से सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए भी निर्देशित किए जाने के लिए भी आज अनुरोध किया है। तो कई बातें हैं आज मुख्यमंत्री ने इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने से कहा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के तौर पर किस तरीके से विकसित करना है, इसको लेकर अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्वे रिपोर्ट भी दिसंबर महीने में देनी है। तो कई बातों को लेकर आज चर्चाएं हुई, खासतौर पे हवाई सेवाओं से जुड़े हुए, ताकि उत्तराखंड के में विकास में और तेजी आ सके। इसको लेकर आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से आज मुलाकात हुई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की। बहुत शुक्रिया पीयूष जानकारी के लिए। तो आज कई मामलों को लेकर और खासकर हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर करने की दिशा में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है और दिल्ली में ये मुलाकात हुई। और दिल्ली एमसीडी चुनाव के लिए सीएम धामी ने चुनाव प्रचार किया। बीजेपी उम्मीदवार रीता मदान के समर्थन में चुनाव प्रचार किया और घर घर जाके जनसंपर्क किया। इसके अलावा घर घर जनसंपर्क अभियान में वो शामिल हुए और इससे पहले कल उन्होंने रोड शो किया था। आज डोर टू डोर कैंपेन की और बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। और आज दिल्ली दौरे पे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक रहे। जनकपुरी में एमसीडी चुनाव के लिए उन्होंने चुनाव प्रचार किया और महा जनसंपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। ब्रिजेश पाठक ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए वोट करने की अपील की, उनके पक्ष में मतदान करने की अपील की और डोर टू डोर कैंपेन करते हुए वो भी नजर आए। तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज, चाहे पुष्कर सिंह धामी हो या फिर ब्रिजेश पाठक, वो इस तरह से घर घर जाके बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। और बीजेपी के स्टार प्रचारकों में उनके नाम और एमसीडी चुनाव में तमाम दिग्गज बीजेपी के जमीन पे उतर आए हैं, मैदान में उतर आए हैं। और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर मणिपुर के 2 दिन के दौरे पे पहुंचे हैं, जहां लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मणिपुर के इंफाल में एस जयशंकर ने आईएमए मार्केट का दौरा किया। इससे पहले शनिवार को क्लासिक ग्राउंड में आयोजित एक संवाद कार्यक्रम में वो शामिल हुए थे, जहां उन्होंने बताया कि देश के विभिन्न शहरों में भारत की G20 अध्यक्षता का जश्न मनाया जाएगा। और आज एस जयशंकर इंफाल के जापानी वॉर मेमोरियल पहुंच के श्रद्धांजलि उन्हें दी और इंफाल पीस म्यूजियम का दौरा भी किया।
गुजरात चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सक्रिय रूप से अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुजरात पहुंचे, जहां सूरत में चुनावी सभा को संबोधित किया और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार कर जनता से वोट की अपील की। उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी पे वार किया और कहा कि गुजरात में कोई खुलकर नहीं बोल सकता और जो लोग कहते हैं कि वो बीजेपी को वोट देंगे, असल में वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। समाज में व्यापारी खुल के निडरता के साथ व्यापार नहीं कर सकता, वो समाज की अर्थव्यवस्था कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। वो समाज गरीब ही रहेगा, वो समाज अमीर नहीं बन सकता। अमीर तो तभी बनेगा जब व्यापार आदमी खुल के करेगा, बिना डर के करेगा। आज आप लोगों ने यहां इतने सारे लोगों ने आने की हिम्मत करी, आपकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं। पता नहीं आप में से कितने लोगों के नोटिस वोटिस आ जाएं, रेड वेड हो जाए, है कि नहीं है? ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है इन्होंने, ऐसा डर का माहौल पैदा कर रखा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल हमारा एक कार्यकर्ता नीचे सड़क के ऊपर रेडी पे कुछ खाने के लिए गया, उसको भूख लगी थी, तो रेडी पे खाते खाते उसने पूछा, किसको वोट दोगे भैया? बोले भाजपा। फिर बैठ गया वो, वहां पे स्टूल पड़ा था, स्टूल पे बैठ के खाने लगा, बातचीत होने लगी। थोड़ी देर बाद रेडी वाला कहता है कि सर हमारी पूरी गली झाड़ू को वोट दे रही है, मैं भी झाड़ू को वोट दे रहा हूं। सो उसने पूछा भाई भाजपा क्यों बोला? बोला सर आप शक्ल से भाजपा वाले लग रहे थे, मैंने सोचा मारोगे मेरे को। बताओ, एक आम आदमी गुजरात के अंदर ये नहीं बता सकता कि मैं इसको वोट दे रहा हूं कि उसको वोट दे रहा हूं। क्या डर का माहौल है गुजरात के अंदर। जिस समाज और मध्य प्रदेश के मऊ में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बाइक चलाई, फिर मऊ से यात्रा शुरू की और राहुल गांधी का जगह जोरदार स्वागत भी हुआ। साथ ही कई दूसरे लोग भी उनके साथ दौड़ते हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा गया और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा के साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए। तो अलग अलग तस्वीरें भारत जोड़ो यात्रा की आए दिन सामने आती हैं और आज एक और तस्वीर जहां राहुल गांधी बाइक चलाते हुए नजर आए। भारत जोड़ो यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का है। आप देखिए, ये भाईचारे का देश है, मोहब्बत का देश है, एकता का देश है। बीजेपी ने, आरएसएस ने इस देश में हिंसा, नफरत और डर फैला रखा है। आप इनकी पॉलिसीज देखिए और हमारी पॉलिसी देखिए। हमारी पॉलिसी मनरेगा, भोजन का अधिकार, जमीनी अधिकरण बिल, आदिवासी बिल, पैसा, ये सब के सब गरीबों को मदद करने के और देश में भाईचारा और शांति लाने के प्रोग्राम है। अब आप बीजेपी के प्रोग्राम देखिए और मैं आपसे पूछता हूं, इस भीड़ में कोई एक व्यक्ति है जिसको नोटबंदी से फायदा हुआ होगा? एक है यहां पे, एक यहां पे व्यक्ति है जिसको जीएसटी 5 अलग अलग टैक्स से फायदा हुआ होगा? एक व्यक्ति यहां है जिसको हिंदुस्तान में जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, जो पब्लिक सेक्टर को बीजेपी के 2-3 मित्रों को दिया जा रहा है, उससे एक व्यक्ति है जिसको फायदा हो रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को बेरोजगार बनाने के, डराने के हथियार। और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे शनिवार को बुल्ढाना पहुंचे, जहां उन्होंने
चिखली में किसानों की रैली को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बीजेपी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के कारण आज किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, उनके बच्चे सड़क पे आ गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री होते तो किसानों के लिए ऐसी नौबत नहीं आती। और किसानों की रैली के दौरान उद्धव ठाकरे द्वारा बीजेपी पर निशाना साधे जाने के बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर पलटवार किया और सोशल मीडिया पे उद्धव ठाकरे का 2019 और 22 का वीडियो पोस्ट किया और लिखा कि कुछ लोग ना जनता की बात सुनते हैं, ना जनता से किया हुआ वादा पूरा करते हैं। उद्धव ठाकरे ने 19 से 22 तक किसानों से सिर्फ खोखले वादे किए। और नवी मुंबई में हिंदू संगठनों ने श्रद्धा हत्याकांड के खिलाफ प्रदर्शन किया और आफताब को फौरन फांसी दिए जाने की मांग की। संगठनों ने श्रद्धा हत्याकांड की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाए जाने और आफताब के परिवार की नागरिकता रद्द करने की मांग की। साथ ही उन्होंने सरकार से लव जिहाद जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए कानून बनाने की भी मांग की है। तो आफताब को लेकर पूरे महाराष्ट्र में, पूरे देश में गुस्सा है और जगह जगह उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आफताब को फांसी देने की मांग यहां पे की गई। कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता यहां पहुंचे, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं थीं। उन्होंने मांग की कि आफताब के परिवार की सदस्यता रद्द की जाए, इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चले, उसे फांसी की सजा दी जाए। तो दिल्ली के मेहरौली में दिल दहला देने वाली एक वारदात हुई थी जिसमें आफताब ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या के बाद उसके शव के कई टुकड़े किए थे और उसी को लेकर पूरे देश में गुस्सा है। मुंबई से हमारी संवाददाता फरियल सैयद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। फरियल, महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों में श्रद्धा हत्याकांड को लेकर काफी गुस्सा देखा जा रहा है, फांसी की मांग की गई और क्या कुछ वहां पे हुआ? जी बिल्कुल, आज जो है वो हिंदू संगठन की ओर से जो है नवी मुंबई में है जो प्रदर्शन किया गया है, जहाँ बड़े ही ज्यादा संख्या में लोगों ने अपनी जो है वो हाजिरी इस आंदोलन में लगाया और साफ साफ इस आंदोलन में ये गुहार लगाई गई कि जल्द से जल्द जो है आफताब को सीधे सीधे फांसी की जो है वो सजा जो है वो सुनाई जाए और फास्ट ट्रैक में जो है वो केस को चलाया जाए और जितना जल्दी इंसाफ श्रद्धा को मिल सके उतना जल्दी श्रद्धा और उसके परिवार को जो है वो इंसाफ दिया जाए और तुरंत आफताब को जो है वो सीधे तौर पर फांसी पर और सूली पर लटकाया जाए। इसके अलावा फरियल, यहाँ पे सख्त कानून बनाने की मांग की कि लव जिहाद जैसे जो मामले हैं ताकि वो ना आ पाए, इस तरह की मांग भी जोर पकड़ने लगी है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, जैसे ही श्रद्धा केस सामने आया है उसके बाद आप देखोगे तो जैसे बीजेपी के राम कदम जो नेता है उन्होंने भी तुरंत आंदोलन छेड़ा था और लव जिहाद के खिलाफ जो है वो कानून सख्त से सख्त जो है वो बनाया जाए और जो लव जिहाद कहीं ना कहीं अमरावती जिला हो जाए या बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहाँ पर लव जिहाद के मामले सामने आए थे, तो उसको लेकर साफ तौर पर जो है बीजेपी के राम कदम है उन्होंने प्रदर्शन किया था और ये कहा है कि खास करके महाराष्ट्र में जो है यहाँ के मामले ज्यादा तौर पे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमारी सरकार से उन्होंने गुहार लगाई है कि इसे रोकने के लिए और इसे लगाम लगाने के लिए जो है महाराष्ट्र सरकार जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए, वरना जो है हिंदू संगठन और जो बीजेपी के लोग हैं वो वरना जो है रास्ते पर उठ आएंगे और इसके खिलाफ जो है और भी जो है सख्त आंदोलन छेड़ने की उन्होंने चेतावनी दी थी। क्या इन संगठनों में क्या कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी शामिल थे? क्या कुछ विपक्षी दलों का समर्थन भी है? कुछ इस तरह की कोई राजनीतिक मंशा भी क्या इस विरोध प्रदर्शन में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे कि श्रद्धा हत्याकांड जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक गंभीर मामला है। इसको लेकर अगर आप देखोगे तो महाराष्ट्र में जितने भी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, सब लोग ने इसका विरोध किया है और कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो इस आंदोलन में जो है इसके जो है साथ में हर
आई है, चाहे वो बीजेपी हो जाए, शिवसेना की तरफ से भी ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है आफ्ताब को जो है सजा दी जाए। और शिवसेना के कार्यकर्ता भी थोड़े दिन पहले जो है वो रास्ते पे आफ्ताब के खिलाफ निकले थे, वही बीजेपी के लोग भी निकले थे। और साथ ही साथ आज जैसे आप देखोगे तो हिंदू संगठनों के लोग भी जो है आज प्रदर्शन पे निकले थे। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा हत्याकांड जो इतना गंभीर मामला है, इसको लेकर सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो महाराष्ट्र में एक साथ एक फैसले पे नजर आ रहे हैं कि जल्द से जल्द लव जिहाद को जो है वो रोक लगाई दी जाए और श्रद्धा जैसे मासूमों के साथ जो अत्याचार हुआ है उसके खिलाफ जो जल्द से जल्द कोई कानून बनाया जाए और आफ्ताब को जल्द से जल्द जो है कड़ी सजा सुनाई जाए। ठीक है फरियल, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। और नासिक के आश्रम चलाने वाले एक शख्स के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है। खबर की माने तो आरोपी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है और मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। और पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ पहले भी 5 लड़कियों के साथ इस तरह के हैवानियत करने के आरोप हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। चलाता है, वहाँ पर उसने रखा था कुछ लड़कियों को, लड़कों को। उसने एक लड़की ने कंप्लेंट दी कि उसने उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। उसके कंप्लेंट के ऊपर पुलिस स्टेशन मसरूल में एट्रोसिटी एक्ट 376 IPC और पोक्सो एक्ट से गुना दाखिल किया था। उसके साथ और जो लड़कियाँ बाकी थी, उन लड़कियों में से और 5 लड़कियों ने उसी तरह का स्टेटमेंट दिया जो इन्वेस्टिगेशन में पाया गया। इसलिए उस आरोपी को मैक्सिमम सज़ा हो, इसलिए अलग अलग लड़कियों के कहने के ऊपर अलग अलग गुने मसरूल पुलिस स्टेशन में दाखिल किए गए हैं। 23 नवंबर। फरियल हमारे साथ हैं। फरियल, इस मामले से जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास? एक शख्स ऐसा जिसने एक युवती के साथ हैवानियत की, उस पर पहले भी बताया जा रहा है कई मुकदमे इस तरह के दर्ज हैं। जी बिल्कुल, जब ये मामला सामने आया था, जब लड़की ने शिकायत की थी और जब पुलिस में उनके जो ये पहली बात तो ये जो शख्स है वो आश्रम चलाता है, तो आश्रम चलाने वाले के खिलाफ एक जो उसने जो लड़की के साथ दुष्कर्म किया था, उसके बाद लड़की ने आवाज उठाई और उसकी जो कंप्लेन है वो पुलिस में दर्ज की गई। जैसे ही लड़की ने कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद ही मालूम पड़ा है कि उसी शख्स के ऊपर और भी 5 मामले जो है इसी सिलसिले में जो है वो FIR दर्ज है। तो कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठता है कि ऐसे इंसान के हाथ में एक आश्रम चलाने के लिए कैसे दिया गया है, और अगर 5 मामले एक इंसान के ऊपर दर्ज है तो पुलिस ने अब तक कोई ठोस जो है कदम क्यों नहीं उठाया। जैसे ही मीडिया में ये सारी जो मामला है सामने आया है, उसके बाद जो DCP ने बाइट दी है, उसके बाद उन्होंने जरूर ये कहा है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पॉक्सो एक्ट के तहत भी उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है कि एक आश्रम चलाने वाले के ऊपर ऑलरेडी 5 मामले दर्ज किए जाते हैं, दर्ज होते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है ठोस कदम जो है वो नहीं उठाए जाते। और एक बार फिर जो है एक और मामला जो है उनके ऊपर दर्ज किया गया। अब देखना ये होगा कि वो आश्रम के चलाने वाले के ऊपर पुलिस किस तरीके से जो है वो कार्रवाई करती है और आगे जो है वो क्या कदम उठाती है। फरियल, क्या ये बहुत रसूखदार है और क्या कोई राजनीतिक संरक्षण है इसको, या फिर प्रशासन किसी दबाव में है? आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जब ये इस तरह की हैवानियत इसकी एक के बाद एक बाहर आ रही है? तो जी बिल्कुल, अगर आप देखोगे तो अभी जो है ये मामला जो है वो उजागर हुआ है, वो भी वो जो लड़की है उसने इतनी हिम्मत दिखाई है कि वो साफ तौर पर शायद ये छठा मामला होता और जो आश्रम चलाने वाले हैं उनके ऊपर शायद इस बार भी कोई कार्रवाई नहीं होती अगर वो लड़की हिम्मत दिखाकर, जो पीड़ित है, अगर वो हिम्मत दिखाकर मीडिया के सामने नहीं आती या और भी ज्यादा अपनी आवाज बुलंद नहीं करती, तो शायद ये छठा मामला होता और पुलिस इस बार भी शायद उसके ऊपर जो पीड़ित है उसके बोलने के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जो लड़की है उसने हिम्मत दिखाई और मीडिया के सामने वो आई है। और क्योंकि सबसे पहले मीडिया ने ये खबर को उतने ही बारीकी से देखा और उसे हर जगह दिखाया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है, तो अभी पुलिस जो है वो एक्शन में आई है। तो कहीं ना कहीं अभी तक ये मामला जो है वो पॉलिटिकल स्टेट में अभी तक नहीं गया है, कोई राजनीतिक रूप जो है इस मामले ने नहीं लिया है। अब क्योंकि ये मामला आज ही उजागर हुआ है, तो शायद अगर पुलिस अगर ठोस कदम नहीं उठाती है या जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं होती है, तो शायद अब जो है क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा हो गया है इसीलिए शायद राजनीतिक मोड़ शायद ही आगे ले सकता है। लेकिन फिलहाल अभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का इसमें इंटरैक्शन नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया फरियल इस तमाम जानकारी के लिए।
तो आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और बताया जा रहा है कि पहले भी इस पे कई मामले इस तरह के दर्ज हैं। और जम्मू के दुर्गानगर इलाके में चल रहे पानी की समस्या और सफाई को लेकर लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिल रहा है। पानी और सफाई के अभाव में नाराज लोगों ने सड़क पे उतर के प्रदर्शन किया और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की। साथ ही मांग पूरी नहीं होने पे उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, जहां उन्होंने आज कटरा में माता वैष्णो देवी मंदिर पहुंच के पूजा अर्चना की और मां वैष्णो देवी का आशीर्वाद लिया। बता दें कि सीएम मनोहर लाल माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय में आयोजित ई गवर्नेंस कार्यक्रम में शामिल होने कटरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने पहले दर्शन किए और फिर प्रधानमंत्री के मन की बात सुनी। और जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के निर्देश पे अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में अब और तेजी देखने को मिल रही है। प्रशासन की तरफ से अवैध खनन पे रोक लगाने के लिए बड़ी मशीनों को जब्त करने के साथ साथ खनन में लिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी भी तेज हो गई है और कार्रवाई के तहत अब तक 100 मशीनों समेत 185 से अधिक मशीनरी और 2100 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं और लगातार कई लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां की जा रही हैं। बिहार के भोजपुर में पुलिस का एक खौफनाक चेहरा सामने आया। मामला गढ़हनी थाना क्षेत्र का है, जहां थाना प्रभारी संतोष कुमार पे युवती से दुष्कर्म करने का आरोप लगा है और युवती का आरोप है कि थाना प्रभारी ने 4 सिपाहियों के साथ जबरन उसके घर में हैवानियत की। शिकायत युवती ने जिलाधिकारी और एसपी से की है, लेकिन अब तक उसकी शिकायत पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। रूम में घुस के बलात्कार किया। कौन किया है? सिपाही एगो था, 5-6 गो आए थे पुलिस वाले और उसमें बड़ा बाबू भी था। वही जबरदस्ती हमको किया सिपाही। कहाँ के बड़ा बाबू? गढ़हानी का। गढ़हानी के? नाम उनका जानते हो? नाम नहीं जानते, देखने से पहचान जाएंगे। परसों का बात है, 6 बजे। नहीं, सब लड़के अपना अपना रूम में थे, हम अकेले अपना रूम में थे अकेले। अच्छा। तो हमारे साथ जबरदस्ती के, हम जैसे बाहर निकलते थे लेडीज पुलिस हमको अंदर में गाली देख कर देती, वही हमको जबरदस्ती ये करवाई लेडीज पुलिस हमारे साथ जबरदस्ती। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ मनोज कुमार हमारे विशेष संवाददाता। मनोज, इस युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं, आला अधिकारियों के चक्कर भी काट रही है, फिर क्या वजह है कि मामला संज्ञान में नहीं लिया जा रहा? जिस प्रकार देखा जाए कि गढ़हनी थाना प्रभारी जो है भोजपुर की, तो उनकी आय दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई शिकायतें मिलकर रहती है। अब शिकायतें यहाँ तक है कि दुष्कर्म तक कर दिया गया। देखिए ना, हाल में अभी भोजपुर एसपी संजय सिंह की काफी तारीफ हो रही थी। एक अच्छे स्कूल वाले भी हैं, गाना भी अच्छे गाते हैं। अब वहीं पे एक बार बाबा के साथ उनके ही थाना इंचार्ज द्वारा इस तरह का मामला आता है और जिस प्रकार आरोपी बता रही है कि मेरे साथ बलात्कार किया गया और मैंने एसपी को सूचना दिया, डीएम को सूचना दिया, उसके बाद भी उन्हें ये तो कहीं ना कहीं ये जो थाना इंचार्ज है बहुत पावरफुल है या बहुत बड़े राजनीति या बहुत बड़े राजनेता का इनके सर पे हाथ है। एसपी या जिला अधिकारी राजकुमार भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो छुट्टी साधे हुए हैं। जबकि जिला में इस तरह का यदि माहौल बन रहा है और थाना प्रभारी इस तरह का यदि घटना का अंजाम दे रहे हैं, ठीक, थाना इंचार्ज को निलंबित कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी अभी वरीय पदाधिकारी इस मामले में छुट्टी साधे हुए हैं। ठीक है मनोज, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो थाना प्रभारी पर युवती ने गंभीर आरोप लगाए हैं और आला अधिकारी भी इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे और युवती आला अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट रही है। किसान आंदोलन के तहत बिहार किसान सभा की तरफ से मधुबनी में विशाल धरना दिया गया और धरने प्रदर्शन में जिले के सैकड़ों किसानों ने हिस्सा लिया, जिसकी अगुवाई किसान नेता राम टहल पूर्वे ने की। धरने प्रदर्शन के दौरान खाद्य संकट का मुद्दा उठाया गया। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा, वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। और मनोज ज्यादा जानकारी इस पे देंगे। मनोज, यहाँ पे जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी मांग है और क्या इनकी मांगों को प्रशासन ने संज्ञान में लिया है, गंभीरता से लिया जा रहा है? जी देखिए, बिहार में करीब प्रत्येक जिले के किसान और धाना में बैठ रहे हैं। जिस प्रकार इनकी मुआवजा मिलना चाहिए, जिस प्रकार बीज मिलना चाहिए, जिस प्रकार खेती की सलाहकार को होना चाहिए, वो अब नहीं मिल पा रहा है। और जाहिर सी चीज है कि जिस प्रकार किसान अभी जो आत्महत्या कर रहे हैं,
उस मुताबिक इन लोगों का मतलब किसानों की जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, तो वहाँ पे केंद्र। ठीक है मनोज, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही, लेकिन बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाद्य संकट को लेकर और कई दूसरी मांगों को लेकर यहाँ पे किसान विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए और किसान नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और वादा खिलाफी का आरोप लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए